सो वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो मैटर के बारे में था। हमने बहुत सारी चीज़ें मैटर के बारे में डिस्कस की, जैसे मैटर क्या होता है, उसको आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। फिर हमने पढ़ा काइनेटिक थ्योरी जो मैटर की जो थी वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करती है मेजरली जो हम पढ़ते हैं वो हमने पढ़ा। जैसे उसमें था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये 3 हमने मेजर जो चीज़ें थी उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में, और फिर अंत में हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे जो 3 स्टेट हैं मैटर के जो हमने पढ़े हुए हैं। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये आपकी जानकारी के लिए है कि हम 5 स्टेट ऑफ मैटर जो है इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, लेकिन 3 जो है वो तो हम पढ़ते ही हैं, वो जो नॉर्मली हमें पता है उसके बारे में हम पढ़ते ही हैं। 2 और स्टेट हमें पढ़नी है, वो है एक प्लाज्मा स्टेट होती है और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं इसको, BEC। तो बड़ा प्राउड हमें फील करना चाहिए because one of the Indians is actually responsible for this particular state of matter which is known as BEC. When you say Bose actually हमारे भारत के एक महान फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, उनके नाम से ये कंसेप्ट जो है शुरू होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आइंस्टीन तो आपको पता ही है, एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात की जाती है। एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टीन ने फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस की कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर ये कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था। नाम इसको हमने दिया बोस, B फॉर बोस, E फॉर आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC बोलते हैं। एक और मैंने आपको बताया वो है स्टेट ऑफ मैटर है, उसको हम बोलते हैं वी कॉल इट प्लाज्मा। And we are not going to discuss both these states in detail, but since ये आपकी बहुत सारी बुक्स में इसके बारे में लिखा है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी इसके बारे में आपको बताना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट जो था ये हमारे भारत के महान सपूत श्री सत्येंद्र नाथ बोस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ही वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट, ओके, he was an Indian physicist, and in 1920 he did some calculations on this state of matter, which is today considered to be the 5th state of matter. Okay, this is the 4th state of matter, plasma. This is considered to be 5th state of matter. But अभी भारत का जिक्र आया तो मैं इतना उत्साहित हो गया कि मैंने 5th स्टेट को पहले लिख दिया। तो खैर आप समझ सकते हैं इस बात को। बीइंग एन इंडियन वी शुड ऑलवेज फील प्राउड। ओके, सो सत्येंद्र नाथ बोस की कैलकुलेशंस के ऊपर एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर विच इज नाउ नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इट इज नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, 1920 में फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने जो कैलकुलेशंस की थी उनके ऊपर एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन आई मस्ट इन्फॉर्म यू, फॉर योर इंफॉर्मेशन इट इज in 2001 Eric A. Cornell, Wolfgang Kettle and Carl E. Wieman, USA के ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जो था फिज़िक्स का वो इनको मिला। इन्होंने किसको स्टडी किया? इन्होंने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को ही स्टडी किया था। तो मैं फिर से आपको बता दूं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये इट वाज गिवन बाय सत्येंद्र नाथ बोस। It was based on his calculations, and Albert Einstein
ही प्रेडिक्टेड, इनकी कैलकुलेशन से इन्होंने प्रेडिक्ट किया एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जिसको आज हम BEC के नाम से जानते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। और 2001 में एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटले और कार्ल ई विमन जो है USA की थी, USA के थे ये सभी साइंटिस्ट, और इन्होंने इनको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में। ठीक है, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली स्टडी किया। ओके, तो अब BEC है क्या है? हमने इतना कुछ इसके बारे में पढ़ लिया, आपको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो लेकिन BEC एक्चुअली है क्या है? BEC इज एक्चुअली फॉर्म्ड व्हेन अ गैस, सो व्हेन अ गैस, whenever a gas with a low, बल्कि आप बोलें वेरी लो density, when a gas with a very low density of order 10 raised to power minus 2 to 10 raised to power minus 3th of the density of the density of normal air is cooled to supercool temperatures। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। BEC इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो आप देख लीजिए। व्हेन अ गैस विद अ वेरी लो डेंसिटी ऑफ ऑर्डर, और कितनी डेंसिटी? इसकी डेंसिटी 1/100 से लेकर 1/1000 टाइम होती है। किसकी डेंसिटी की? अगर आप नॉर्मल एयर की डेंसिटी के साथ इसको कंपेयर करते हैं, अगर नॉर्मल एयर की डेंसिटी से इसको कंपेयर करते हैं, तो ये 1/100 से लेकर 1/1000 टाइम इनकी डेंसिटी का ऑर्डर होता है। इतना लो डेंसिटी होती है। व्हेन अ गैस विद अ वेरी लो डेंसिटी ऑफ ऑर्डर 10 raised to power minus 2 to 10 raised to power minus 3 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे तो इस तरह से है। और इसको क्या करना पड़ता है? आपको ठंडा करना पड़ता है टू सुपर कूल टेम्परेचर्स। ठीक है, मतलब इसको एक्सट्रीमली आपको कूल करना पड़ता है, तब जाकर इसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, मैं आपको फिर से एक बार इसके बारे में बता दूं, वो ये है, बोस-आइंस्टीन कॉन्सेप्ट जो है सत्येंद्रनाथ बोस जी ने ये दिया था, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको आगे स्टडी किया, और आगे स्टडी करके इन्होंने क्या पाया कि एक फिफ्थ स्टेट भी है मैटर की, जिसको आज हम BEC के नाम से जानते हैं। खैर, बाद में 3 अमेरिकन साइंटिस्ट ने, जिनके मैंने नाम आपको पहले मेंशन किया, उन्होंने स्टडी किया इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ज़्यादा बड़े लेवल पर, और 2001 में उनको उनकी स्टडी के लिए नोबेल प्राइज़ आप समझते हैं बहुत बड़ा इनाम इसको माना जाता है। ओके, तो मिला। अब एक्चुअली BEC की फॉर्मेशन कैसे होती है? ये गैस तब बनती है जब आप बहुत ही लो डेंसिटी की गैस लेते हो, और इसकी डेंसिटी कितनी होती है? हम कह रहे हैं बहुत लो डेंसिटी। तो कितनी डेंसिटी? 1/100 से लेकर 1/1000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। इसको आप लेते हैं और आप क्या करते हैं? उसको ठंडा करते हैं सुपर कूल टेम्परेचर्स पे। सुपर कूल टेम्परेचर बेसिकली ये बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, और इट इज अ टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड और अ गैस बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सुपर कूल टेम्परेचर। लेकिन ये एक और बात मैं बता दूं, इतना टेम्परेचर नीचे ना चला जाए कि वो सॉलिडिफाई हो जाए, ये भी आपको ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी होता है। खैर, चलते हैं, अगली बात हम करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा बेसिकली, प्लाज्मा के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। प्लाज्मा की फॉर्मेशन जो होती है वो सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से होती है। ठीक है, द स्टेट कंसिस्ट सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। और
ये पार्टिकल्स जो हैं ये आयनाइज्ड, ये पहला स्टेप हो गया, और ये पार्टिकल्स जो हैं आयनाइज्ड गैसेस की फॉर्मेशन करते हैं। आयनाइज्ड गैसेस आप समझ सकते हैं, आयन की फॉर्म में आयनाइज्ड गैसेस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और एक और मैं बात बताऊं, अभी आने वाले टाइम में आपने शायद 3rd चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ना है, मैं फिर भी आपको इसके बारे में बता दूं। ये कुछ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, जिनके बारे में अभी आगे आपने पढ़ना है कि इनकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, ये क्या। तो उनमें द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स, उनमें प्लाज्मा मौजूद होता है। ये चौथा स्टेट है मैटर का। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे इसकी फॉर्मेशन होती है। और दूसरी बात जो है वो क्या है, दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। ये गैसेस होते हैं लेकिन आयनाइज्ड फॉर्म में। जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब आप आगे पढ़ेंगे तो आप वहां पर पढ़ेंगे हीलियम गैस के बारे में या किसी और गैस के बारे में, जैसे नियॉन गैस के बारे में, ठीक है। उनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास किया जाता है तो वो गैसेस जो हैं वो आयनाइज हो जाते हैं और ग्लो करने लग जाते हैं, एंड ग्लोइंग प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, ठीक है। और कलर जो होता है ग्लोइंग प्लाज्मा का, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हीलियम अगर इस्तेमाल करेंगे अलग तरह का कलर बनेगा, नियॉन यूज़ करेंगे अलग तरह का कलर बनेगा। तो डिफरेंट तरह के कलर्स की फॉर्मेशन होती है। और आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारे नेचर में भी ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। सूरज और बहुत सारे सितारे जो हैं, बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं, द सन एंड द स्टार्स ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा नहीं होगा तो वो ग्लो नहीं करेंगे, प्लाज्मा है तो वो ग्लो कर रहे हैं। तो प्लाज्मा कोई आम चीज़ नहीं है, हालांकि आम तौर पर हम अपने बच्चों को इसके बारे में पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन इसका महत्व कहीं से भी लिक्विड्स, सॉलिड्स और गैसेस से कम नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिए, सन इज नोन टू बी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लोइंग बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। सो प्लाज्मा है तो वो ग्लो कर रहा है, नहीं है तो वो ग्लो नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं कि प्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा इन स्टार्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और प्लाज्मा की स्टार्स में इसकी फॉर्मेशन इन स्टार्स, इट फॉर्म्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इसकी फॉर्मेशन जो है वो हाई टेम्परेचर के कारण होती है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, प्लाज्मा एक्चुअली क्या है। प्लाज्मा एक्चुअली ये वो स्टेट है जिसमें सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होंगे, और इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो कैसे होती है, आयनाइज्ड गैसेस से। मैंने आपको बताया, आगे आपने फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के बारे में, नियॉन गैस बल्ब्स के बारे में, नियॉन ट्यूब्स के बारे में पढ़ना है, और उनमें भी ये कॉन्सेप्ट जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस से पास की जाती है तो ये आयनाइज हो जाते हैं, और इनके आयनाइज होने के बाद ये ग्लो करने लग जाते हैं। इनका ग्लो करने के लिए जो कलर होता है वो कलर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी गैस इस्तेमाल में ला रहे हैं। अगर आप हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो अलग, अगर हीलियम यूज़ करें तो अलग, अगर नियॉन यूज़ करें तो अलग। तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग कलर्स की फॉर्मेशन होती है, और नेचर में भी ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। स्टार्स में एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के कारण प्लाज्मा जो है हमें ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, मैंने 5वीं स्टेट बताई थी बीईसी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सत्येंद्रनाथ बोस, जो भारत के एक बहुत ही मशहूर फिजिसिस्ट रहे हैं, 1920 में उन्होंने ये कंसेप्ट जो है बताया था, और उनकी कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसके ऊपर प्रेडिक्ट किया था इस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। लेटर ऑन एक ग्रुप था साइंटिस्ट का, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको स्टडी किया। इनका नाम मैं एक बार रिपीट कर दूं, एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटले और कार्ल ई विमन। WOMEN नहीं है, WIEMEN है, ठीक है, MEN है। तो ये 3 साइंटिस्ट थे USA के, इन्होंने नोबेल प्राइज़ इनको मिला था फिजिक्स में। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को इन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया, और उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का मिला था, और ये USA के थे। और मैंने आपको जैसा आपको बताया, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जब आप एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली गैस लेते हैं, कितनी लो डेंसिटी, 10⁻² टू लेकर 10⁻³ ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, और फिर उसे कूल करते हैं एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स में, सुपर कूल टेम्परेचर्स में। सुपर कूल टेम्परेचर्स जो है, ये लिक्विड्स और गैसेस को उस टेम्परेचर तक फ्रीज करना, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे, ओके, उस वहाँ तक लेकर जाना जब तक वो क्या ना हो जाए,
एक्सट्रीमली कोल्ड ना हो जाए और लेकिन फ्रोजन नहीं होने चाहिए, क्रिस्टल की फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो मैंने आपको बताया प्लाज्मा और बीईसी के बारे में। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली हम ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा अलग था, ये पहली बार आपने पढ़ा, इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम लगाया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। इसमें मेन जो याद रखने वाली चीज़ है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये दो चीज़ें जो आपने याद में रखनी है, बाकी तो आपको पता लग ही जाएगा। हर बुक में एक जैसी ही स्टोरी है इन दो कंसेप्ट्स को लेकर, इसलिए जहां मर्जी से आप पढ़ेंगे आपको इनके बारे में यही पढ़ने को मिलने वाला। खैर चलते हैं थोड़ा सा आगे। आपको याद होगा, खैर अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम इन दो का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं एक और टॉपिक का जिक्र करूंगा और वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझाता हूं। जैसे सपोज करिए ये आपके पास एक, आप जब आपके पास ये ना आप कहते हो कि सर ये ना एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, और जब आप सॉलिड की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। आप देख रहे हैं ये टाइटली पैक्ड है ना, ये पार्टिकल्स दीज आर टाइटली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। मैंने आपको पिछली बार रीजन बताया था व्हाई आर द पार्टिकल्स इन सॉलिड टाइटली पैक्ड, एंड द आंसर वाज बिकॉज the interparticle forces are extremely strong. They are so strong that they pull the particles, ठीक है, they pull the particles towards themselves, अपनी तरफ उनको खींचते हैं, और इतनी ज़्यादा फोर्स लगा कर खींचते हैं कि वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, जिसके कारण इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो एक्सट्रीमली लो हो जाता है, एक्सट्रीमली लेस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है पार्टिकल्स के बीच में गैप जो होता है ना के बराबर रह जाता है। अगर मैं, आप देख रहे होंगे मैंने इतने सारे डॉट्स बनाए, तो मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है। ओके, अब हम बात करते हैं यही सॉलिड जो है जब गैशियस जब लिक्विड फॉर्म में आएगा तो ये कैसा होगा। ओके, तो ये लिक्विड फॉर्म में जब आप लोगे ना तो ये कुछ ऐसे होगा। ओके, आप देख रहे होंगे कि मैंने जो पहले बनाया था और जो अब बनाया है उसमें बहुत अंतर है। यहां पर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है और यहां पर आप देख रहे हैं टाइटली पैक्ड नहीं है। मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूं, डिफ्यूजन पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाना कुछ चाहता हूं तो उसके हेल्प से आपको मैं ये बता रहा हूं। ये मैंने जो बनाया ये सॉलिड के बारे में बताने के लिए बनाया, ये जो फिगर मैंने बनाई ये मैंने लिक्विड के बारे में बताने के लिए बनाई, और अब जो मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, सपोज करो यही जो है अगर गैशियस फॉर्म में आ जाए तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है जी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स हैं, इसलिए शायद आपको दिख ना रहा हो, तो मैं इसलिए इनको बड़े कर देता हूँ। ये है जी, आप देखिए इसमें 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 आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा होगा, और अंतर मेन क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? हियर the particles are closely packed, here the particles are not closely packed। ये closely packed नहीं है क्योंकि आप कंपैरिजन सॉलिड से कर रहे हैं, और यहां पर तो लीस्ट क्लोजली पैक्ड है, ये इंटरमीडिएट है, ये सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, ये सबसे कम क्लोजली पैक्ड है, और ये बीच में है क्लोजली पैक्ड है, लेकिन इतने नहीं जितने सॉलिड है, और इतने लूज भी नहीं है जितने गैसेस जो हैं उनके केस में लूज होता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब कभी आप नमक डालते हैं पानी में और वो पानी में वो नमक गायब हो जाता है। ओके, आप चीनी डालते हैं पानी में वो गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड्स के केस में क्या होता है, बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, और वो चीज़ जो आप इसमें ऐड करते हैं वो इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में गुम हो जाता है। हम कहते हैं वो डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूज वर्ड जो है फ्यूज वर्ड से आया। फ्यूज मीन्स टू कंबाइन, इस तरह से एक दूसरे में घुल मिल जाना कि गायब हो जाएं, वैनिश हो जाएं। आप चीनी इसमें डालें और चीनी अपना अस्तित्व जो है खो देगी, फिर दिखने में सिर्फ पानी लगेगा, जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें चीनी है ना। आपको चीनी दिखाई नहीं देगी, आपको नमक दिखाई नहीं देगा, वो कहाँ चला गया? इट डिसअपीयर्ड, इट वैनिश्ड, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्यूजन। ओके,
क्योंकि वो गायब होगी अंदर घुस के। ऐसे ही गैसेस के साथ होता है ना, यू नो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। देयर आर सो मेनी गैसेस ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरह की, अलग अलग, कुछ हैवी गैसेस हैं, कुछ लाइट गैसेस हैं, बट एयर जब हम बात करते हैं तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप देखकर नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि इस हवा में कौन सी गैस जो है आपको मिल जाएगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस जो है बहुत ज़्यादा है, और वो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस एक गैस में जो बहुत ज़्यादा है उसके कारण दूसरी गैस भी उसके अंदर आ जाती है, तीसरी गैस भी उसके अंदर। तो एक कमरे के अंदर, जिस कमरे में आप बैठे हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑक्सीजन मौजूद है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, लेकिन दोनों आपस में मिलजुल कर रह रही हैं। कैसे मिलजुल कर रह रही हैं? क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है जहां पर वो एडजस्टमेंट हो सकती है। तो गैसेस डिफ्यूज फास्टली, ईजिली। लेट अस गिव एन एग्जाम्पल। आप कमरे के एक तरफ स्प्रे मारते हैं और पूरा घर जो है महकने लग जाता है। आप एक तरफ एक इंसेंस स्टिक जो है, यू बर्न इट, और पूरा घर जो है महकने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्या होता है, गैसेस रिलीज हो रही होती है और पूरे घर में जो है वो एयर में वो डिफ्यूज हो रही होती है, पूरे घर तक वो पहुंच जो है अपनी बना पा रही होती है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, लेकिन क्या यही चीज जो है सॉलिड में हो पाती है? मेरे ख्याल में नहीं हो पाती होगी। आप भी बड़े आराम से समझ सकते हैं। दो सॉलिड्स जो हैं उनको डिफ्यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अनटिल एंड अनलेस टेम्परेचर राइज ना किया जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डाला जाए, तब तक नहीं हो पाता। तो डिफ्यूजन का फिनोमेना इसमें बहुत बहुत लो है। एक फिनोमेना है, उसको हम बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है मैं आपको बताऊं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, द रेट ऑफ diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density. Square root of its density. लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इस तरफ आप उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। So rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the density of square root of the density of the gas. So जब भी आप बात करते हैं rate of diffusion की, rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of density of gas. इसका क्या मतलब है? आप समझिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इसका लेवल बढ़ाते जाइए, डेंसिटी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होता जाएगा। आप समझ रहे हैं? जितना डेंसिटी बढ़ता जाएगा, देखो यहां पर डेंसिटी कम है तो डिफ्यूजन आसानी से होगा, यहां पर डेंसिटी अगर ज्यादा है तो यहां पर डिफ्यूजन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अगर यहां पर डेंसिटी ज्यादा है तो यहां पर बहुत कम होगा, ना के बराबर। आप समझ रहे हैं यहां पर क्या बताया जा रहा है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे तो होल वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो ये वैल्यू आप बढ़ाते जाइए और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है कम होता जाएगा। ये वैल्यू आप घटाते जाइए, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा। और ये क्या है वैल्यू? किसकी है? डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस या डेंसिटी ऑफ, वैसे मुझे यहाँ पर मैटर लिखना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर गैस लिख लीजिए क्योंकि मैंने शुरू गैस के लिए किया था, लेकिन आप यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मैटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जितना इसका मैटर, इस मैटर का डेंसिटी बहुत कम है तो डिफ्यूजन तेज होगा, इसका डिफ्यूजन इससे थोड़ा ज़्यादा है इसलिए इसमें डिफ्यूजन जो है वो कम होगा। इसकी डेंसिटी थोड़ी इससे ज़्यादा है, इसमें डिफ्यूजन कम होगा। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसमें डिफ्यूजन सबसे कम होगा। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी उससे कम है, इसकी डेंसिटी सबसे कम है, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन जो है, आप समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। अगर इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे स्लो होगा, सबसे स्लो डिफ्यूजन होगा। इसकी इससे कम है तो इसकी डिफ्यूजन इससे ज़्यादा होगी, सॉलिड से ज़्यादा होगी लिक्विड में डिफ्यूजन, और इसकी डेंसिटी सबसे कम है इसीलिए यहाँ पर डिफ्यूजन जो है वो ईजिली हो पाएगी। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया? आई जस्ट डिस्कस्ड द डिफ्यूजन, आई जस्ट डिस्कस्ड द टॉपिक डिफ्यूजन ऑफ
मैटर, मैंने अभी अभी आपके साथ डिफ्यूजन ऑफ मैटर को डिस्कस किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अभी आपके साथ 3 मेजर टॉपिक्स को डिस्कस किया, क्योंकि मैं लिक्विड, सॉलिड और गैसेस पहले डिस्कस कर चुका था, तो इसीलिए मैंने 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा, ये 4th स्टेट है, मैं आपको बता दूं। ओके, हम इसको 4th स्टेट कंसिडर करते हैं और इसको हम 5th स्टेट कंसिडर करते हैं। तो 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, 5th स्टेट ऑफ मैटर बीईसी, इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, इसके बारे में हमने पढ़ा और फिर हमने पढ़ा डिफ्यूजन के बारे में, फिर मैंने आपको बताया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में, और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पर्टिकुलरली बेसिक टॉपिक्स हम पर्टिकुलरली डिफ्यूजन को मानते हैं। ये एक बेसिक अंतर है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। ये एक बेसिक अंतर है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में। सो ये भी कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए। तो खैर, अब मैं ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा, अब हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। इस मुद्दे तक पहुंचने के लिए मैंने आपको डिफ्यूजन का टॉपिक जो है पढ़ाया, क्योंकि इसमें ये यूज में आनी थी बात। देखिए, जब आप डिफरेंशिएट करते हो किसको, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे किसको, सॉलिड को, लिक्विड को और गैसेस को। ओके, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं सॉलिड को, लिक्विड को, गैसेस को, हमने डिफरेंशिएट करना है। तो आप किन वजहों पर, किन टॉपिक्स को बेस मानकर, किन कॉन्सेप्ट्स को बेस मानकर डिफरेंशिएट करेंगे? भाई देखने से तो आप बता देंगे हाथ से टच करके ये सॉलिड है, हाथ से टच करके ये लिक्विड है, हाथ से टच करके गैसेस है, लेकिन साइंस में इस तरह से नहीं चलता। ठीक है, तो आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे? तो पहला टॉपिक जो होगा, इट इज गोइंग टू बी पैकिंग। तो पैकिंग जो है पहला टॉपिक होगा। आपको मैंने अभी अभी बताया सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है, लिक्विड में उतना क्लोजली पैक्ड नहीं होता जितना सॉलिड में होता है। सॉलिड में ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है, इसमें लिक्विड में कंपेयर करें अगर सॉलिड से तो उतना क्लोजली पैक्ड नहीं होता, और गैसेस में लूज पैकिंग होती है। ठीक है, इतनी लूज पैकिंग होती है कि गैसेस जो है फ्रीली इधर उधर मूव कर पाते हैं। लिक्विड भी फ्रीली मूव कर पाता है, आपने देखा होगा, लेकिन क्या लिक्विड के जितना फ्री गैसेस मूव करते हैं, या गैसेस ज़्यादा मूव करते हैं और लिक्विड कम? मुझे लगता है कि गैसेस जो है वो ज़्यादा मूव करते होंगे फ्रीली लिक्विड से, और सॉलिड जो है वो कम मूव करते हैं, बल्कि ना के बराबर मूव करते हैं। उनमें जो मूवमेंट होती भी है ना, वो एट द मीन पोजीशन ही होती है और ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। आपको याद होगा, मैंने पिछली बार आपको बताया था, ये जो पार्टिकल्स सॉलिड के, लिक्विड के, गैसेस के होते हैं ना, ये दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, एंड सिंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे मूव, यू नो, दे आर टू क्विक इन मूविंग। वो जब मूव करते हैं ना, बड़े क्विक होते हैं, बड़े तेज होते हैं। ओके, सॉलिड में क्लोजली पैक होने के कारण कम मूव कर पाएंगे, लिक्विड में एज कंपेयर टू इसके थोड़ा लूज पैक होते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा मूव कर पाते हैं, और गैसेस में तो ये बड़े आराम से मूव करते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, बहुत आराम से मूव करते हैं। तो आप देखो, इसके कारण आपको एक और अंतर समझ आ गया होगा। सॉलिड जो है फ्लो नहीं करता, लिक्विड फ्लो करता है, गैसेस तो बड़े आराम से फ्लो करता है ना। तो ये भी एक रीजन होता है पैकिंग। खैर, दूसरा हम बात करते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। सॉलिड में इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बहुत कम, ना के बराबर, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा एज कंपेयर टू सॉलिड, और गैसेस में इन दोनों से सबसे ज्यादा। और तीसरी बात मैं ये बताया, मैंने इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में, आप शॉर्ट में लिख रहा हूं, IPD करके मैंने इसको लिखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको साथ साथ समझ आ रहा होगा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। आपको पता है, इतनी सारी चीज़ें हमें ओपनली, फ्रीली अवेलेबल हैं। हम यू नो, इट इज़ ओपन टू ऑल। व्हेन वी से यूट्यूब, इट इज़ ओपन टू ऑल। ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी नीड नॉट पे एनीथिंग। फिर फायदा कैसे उठा सकते हैं? आप एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और सामने बैठ जाइए। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो बजाय इसके मोबाइल या टैब्स में देखने के, या
कंप्यूटर में देखने के या लैपटॉप में देखने के, सामने स्मार्ट टीवी पे ये लेक्चर्स जो है देखा कीजिए और सुना कीजिए, आवाज़ ऊंची रखिए, वो फीलिंग आएगी आपको क्लासरूम वाली और आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था, बहुत सारे स्कूल्स में भी लेक्चर दिए जाते हैं ऑनलाइन, बड़े सारे ट्यूशन सेंटर्स में भी दिए जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, दे जस्ट पुट अ बुक और दे जस्ट प्रिपेयर अ लेक्चर एंड उसी के ऊपर वो समझा, जैसे वो पहले से लिखा होगा यहाँ पर पैकिंग, और इसके ऊपर ही वो समझा देंगे कि इधर डेफिनेशन लिखी होगी ताकि बच्चों को फ़ायदा हो जाए। एफर्ट्स तो सबके उस तरह से होते हैं, और वो जो लोग इस तरह से पढ़ाते हैं वो भी एक्चुअली बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे एफर्ट ज़्यादा हैं या उनके कम है या उनके ज़्यादा मेरे कम है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। और इस अच्छे तरीके की खास बात यह है कि स्टूडेंट को खुद ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको खुद कॉपी खोल कर बैठना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा और नोट करना पड़ेगा। मैं अभी सिर्फ वर्ड्स लिख रहा हूँ और उनकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। आईपीडी, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, मैंने लिख दिया, आपने आईपीडी नहीं लिखना है, यू जस्ट राइट डाउन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और फिर ब्रैकेट में लिख दो आईपीडी, और आगे से बेशक आप आईपीडी यूज़ करते रहो, लेकिन पहले आपको अच्छे से लिख लेना चाहिए। फिर उसके बाद होता है इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, IPFA, साथ साथ लिख लेना चाहिए, IPFA, I फॉर इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने आपको पहले ही आपको बताया पीछे कि सॉलिड्स के केस में इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती हैं, उसी कारण से पार्टिकल्स एक दूसरे के बड़े करीब होते हैं, उसी कारण से वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसी कारण से एक सॉलिड जो है सॉलिड होता है और लिक्विड जो है लिक्विड, और गैसेज जो है गैसेज होते हैं। इसमें ज़्यादा स्ट्रांग होगा ये फोर्स, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें बहुत कम होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। शेप एंड वॉल्यूम, जब आप बोलते हो सॉलिड, दे हैव अ डेफिनेट शेप, यू नो दिस, दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, आई एम श्योर यू नो दिस टू। आपको ये भी पता होगा कि सॉलिड जो है उसका एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मैं साथ साथ यहाँ पर नहीं लिख रहा, ये आपको समझाने के लिए, शेप और वॉल्यूम की अभी मैं बात कर रहा हूँ। सॉलिड जो है उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड जो है उसका केस ऐसा नहीं होता, उसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं हो सकता। क्यों? आप देखिए, जिस चीज़ में आप पानी को डालेंगे, पानी वही शेप ले लेगा। आप घड़े में डालेंगे, घड़े का शेप ले लेगा। आप ग्लास में डालेंगे, वो ग्लास का शेप ले लेगा। आप किसी बर्तन में डालेंगे, उस बर्तन का शेप ले लेगा। पानी उसी तरह का शेप ले लेगा जिस चीज़ में आप उसको डालेंगे। ये चीज़ सॉलिड के साथ नहीं होती है। क्या बर्फ़ ऐसे होती है? नहीं, बर्फ़ वैसे नहीं होती है। ठीक है, तो चलते हैं गैसेस के बारे में, और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सॉलिड जो है दे हैव अ डेफिनेट शेप, दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर लिक्विड। वाई? वो मैंने आपको रीजन बता दिया हुआ है। बट दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इट हैज लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। और जब आप गैस की बात करते हैं, दे नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम for liquid, definite volume but not a definite shape, and neither definite shape nor definite volume for gases. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी वर्ड जो है हमारे डे टू डे लाइफ में होने वाला एक टर्म है, वर्ड है, उसको बोलते हैं प्रेशर, कंप्रेसर। ये कुछ वर्ड्स हैं, उनसे ये कंप्रेसिबिलिटी वर्ड जो है डिराइव हुआ है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप जैसे आप फोम लेते हैं, आप उसको दबाते हैं और वो स्पंज जिसको आप बोलते हैं ना, वो दब जाता है। ओके, तो इजीली कंप्रेसिबल है वो, है ना, वो इजीली कंप्रेसिबल है। लेकिन अभी मुझे इसका नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो सॉलिड है। और मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि सॉलिड जो है, सिंस उनमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो कम होने के कारण वो इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। मैंने लेकिन अभी एक सॉलिड की बात की, स्पंज, वो कंप्रेसिबल होता है, लेकिन स्पंज को आप इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि स्पंज के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में एयर होती है, हवा। जब आप कंप्रेस करते हो तो वो हवा बाहर निकल जाती है और वो कंप्रेस हो जाता है, और जैसे ही आप उसको स्पंज को छोड़ते हो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, क्योंकि वापस उसके अंदर हवा जो है भर जाती है। आप फिर उसको दबाएंगे, हवा बाहर निकल जाएगी वो।
ठीक है, वो इसलिए कंप्रेस हो रहा होता है। लेकिन अगर आप हवा निकाल कर वो जो सॉलिड बनेगा, अगर आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो एक लेवल के बाद वो भी कंप्रेस होना बंद हो जाएगा। खैर, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सॉलिड इनकंप्रेसिबल है, लिक्विड जो है आपको पता है कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, लेकिन ना के बराबर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है लिक्विड की। और गैसेस को तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं बताऊँ, गैसेस को अगर आप कंप्रेस करेंगे ना, जैसे आप कोई गैस है, अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो वो पहले अपने लिक्विड फॉर्म में आएगी। अगर और कंप्रेस करने लगेंगे तो आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, ज़बरदस्ती पार्टिकल्स को और करीब ला रहे होते हैं। तो जब गैसेस के पार्टिकल्स को आप कंप्रेस करेंगे, ज़बरदस्ती एक दूसरे के पास लाएंगे, तो डेफिनेटली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप उनको और कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल बट नेग्लिजिबल, ठीक है, लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं 6 पॉइंट, वो है रिजिडिटी। कितना रिजिड हो सकता है। हम बोलते हैं ना, मैं बड़ी बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल लोग जो होते हैं वो बड़े आगे जाते हैं। हम बड़ी आसानी से, जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं तो बड़ी आसानी से कहीं पर भी एडजस्ट कर जाते हैं। जब रिजिड होते हैं तो हम आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाते। तेज़ हवाएं जब चलती हैं ना, तो जो पेड़ पौधे रिजिड रहते हैं वो टूट के गिर जाते हैं। आपने देखा होगा आपके शहर में जब बहुत तेज़ आंधी चलती है तो बहुत सारी जगहों पर पेड़ टूट कर गिर जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। ये क्योंकि जब कोई बहुत रिजिड होता है तो वो टूट के गिर जाता है। ये मुझे अचानक ये बात याद आ गई, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बड़ा एक कॉमन बोलता हूँ। और जब कोई रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, तो वो क्या होगा, तेज़ हवा चलेगी, वो फ्लेक्सिबल है, वो थोड़ा सा बेंड होगा, और जैसे ही हवा चलना बंद होगी वो सीधे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी। खैर, अभी मैं बात कर रहा था रिजिडिटी की। सॉलिड्स आर रिजिड, दे आर टू रिजिड, ओके, बहुत हार्ड होते हैं। लिक्विड आपको पता है ये रिजिड नहीं होता, ज़्यादा क्या होता ही नहीं है, फ्लो कर जाता है। सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, तो इसमें फ्लूइडिटी होती है। सॉलिड्स में एक और टर्म होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। फ्लूइड से वर्ड बनता है फ्लूइडिटी। तो लिक्विड्स जो हैं वो फ्लूइड हैं, बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। गैसेस भी फ्लूइड हैं, क्योंकि वो लिक्विड से ज़्यादा आसानी से फ्लो कर सकती हैं, ठीक है। आप सोचिए, आपने ये देखा होगा, बड़ा एक कॉमन सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। घर में आपके फिनाइल होती है, जो हम फर्श में यूज़ करते हैं ना, साफ़ करने के लिए, फर्श को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। फिनाइल की बोतल से अगर आप एक ढक्कन फिनाइल गिरा देंगे तो वो फर्श पर बिखर जाएगा एक छोटे से पोर्शन में, लेकिन उसकी खुशबू जो है वो आपके घर के बाहर तक भी आती है। इसका मतलब है गैसेस जो हैं दूर तक फैल रही हैं, लेकिन वो लिक्विड तो उसी तरफ सिमट गया ना, ओके। तो बात कर रहा हूँ मैं रिजिडिटी या फ्लूइडिटी की। सॉलिड जो है एक्सट्रीमली रिजिड होते हैं, इसलिए इनकी फ्लूइडिटी कम होती है। लिक्विड जो होते हैं वो कम रिजिड होते हैं, इसलिए इनकी फ्लूइडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है सॉलिड से। गैसेस जो हैं बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते, इसलिए इनकी फ्लूइडिटी इनसे भी ज़्यादा होती है। अब हम ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते, लेकिन चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज अब हम बात करते हैं पार्टिकल मोशन की। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं किसकी बात मैं कर रहा हूं, पार्टिकल मोशन की। पार्टिकल मोशन, मैं बात कर रहा हूं पार्टिकल मोशन की। पार्टिकल मोशन की जब मैं बात कर रहा हूं, पार्टिकल्स कैन, मैंने ऑलरेडी आपको बड़ी बार ये बात पीछे रिपीट की है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, दे वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशंस, अपने ही मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते रहते हैं। तो सॉलिड्स हैव वाइब्रेटरी मोशन, सॉलिड्स में वाइब्रेटरी मोशन हम मानते हैं कि होता है। अब लिक्विड की बात करते हैं, इनमें मोशन, क्योंकि आपने देखा इंटर पार्टिकल फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो इनको मूव करने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाती है, तो ये बड़े फ्रीली मूव करते हैं। इनका पार्टिकल्स का मोशन जो होता है वो एज कंपेयर टू सॉलिड बहुत ज़्यादा होता है। सो दे हैव ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन तो होता ही है, पार्टिकल मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी होता है।
लेकिन जब आप बात करते हो किसकी, जब हम बोलते हैं सॉलिड की, तो उसमें जब हम बात करते हैं सॉलिड की, तो उसमें सिर्फ वाइब्रेशन होती है। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस की जब आप बात करते हो, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशनल मूवमेंट, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसलेशनल मूवमेंट। ट्रांसलेशन मूवमेंट मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ट्रांसलेशनल मोशन जो है एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ द मोशन बाय विच अ बॉडी शिफ्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर। और अगर आपने एग्जाम्पल देना हो तो वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन इज द मोशन ऑफ अ बुलेट फायर फ्रॉम अ गन। ठीक है, जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है बॉडी, उस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। सॉलिड में ये नहीं होती, इसमें सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है। लिक्विड में ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी होता है, और वाइब्रेशनल तो होता ही है। गैसेस में ये सब कुछ मैक्सिमम होता है। पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मोशन। एक बात और मैं आपको बता दूं, लार्ज ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन, ये तीनों जो हैं इसमें पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की, जो मैंने लेक्चर्स के बिगिनिंग में ही आपको बताया, एनर्जी पोजेस्ड बाय दीज पार्टिकल्स। सॉलिड की जब आप बात करते हो, ज़्यादा मूव नहीं कर सकते ना, तो पता लगता है ना कि इनकी एनर्जी कम होगी। ठीक है ना, तो इनमें एनर्जी वाकई में कम होती है। देयर पार्टिकल्स हैव मिनिमम एनर्जी। लेकिन लिक्विड का केस ऐसा नहीं होता। इनकी एनर्जी, लिक्विड्स की एनर्जी जो होती है, जब आप लिक्विड्स की बात करते हो, लिक्विड्स के केस में जो एनर्जी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। सॉलिड में मिनिमम एनर्जी होती है, लीस्ट एनर्जी, लेकिन लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी होती है। लिक्विड पार्टिकल्स में सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी होती है, और गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तभी तो आप स्प्रे एक कमरे में करते हो और घर के बाहर तक उसकी महक आती है। या खाना बन रहा होता है, कुकिंग हो रही होती है, मदर जो है कुछ लाजवाब पकवान बना रही होती हैं, और आप स्कूल से आते हैं, भूख तो लगी होती है, लेकिन जब वो खुशबू आती है तो और ज़्यादा भूख लग जाती है। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज़ नहीं पसंद आती है और उनको उस चीज़ की खुशबू आ जाती है तो उनकी भूख मर जाती है। खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। खैर, चलते हैं आगे। डेंसिटी, अब ये वही बात है, सॉलिड में डिफ्यूजन के दौरान मैंने आपको बताया सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं, लिक्विड थोड़े कम होते हैं डेंसिटी में सॉलिड से। गैसेस जो हैं वो सबसे कम डेंस होती है। मैं आपको एक और बात बताऊं, जब हम कंपेयर करते हैं तो एक ही तरह की बॉडी से कंपेयर करेंगे ना। जैसे आप पानी लेते हैं, पानी सॉलिड फॉर्म में, वाटर इन सॉलिड फॉर्म, वाटर इन लिक्विड फॉर्म, वाटर इन गैशियस फॉर्म, तो आप एक ही को कंपेयर करो। आप ये नहीं करेंगे वाटर इन सॉलिड फॉर्म एंड ब्रोमीन वाटर, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं आप कंपेयर करोगे। ओके, आपको एक ही चीज़, आपने अगर वाटर लिया है, वाटर इन सॉलिड फॉर्म, वाटर इन लिक्विड फॉर्म, वाटर इन गैसियस फॉर्म, तो खैर सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस होगा। अगर आप एक सब्सटेंस लेंगे तो उसका सॉलिड फॉर्म में वो सबसे ज़्यादा डेंस होगा, और लिक्विड फॉर्म में वो कम डेंस होगा, और गैसियस फॉर्म में वो सबसे ज़्यादा कम डेंस होगा। मैंने किसकी बात की? ये अभी डेंसिटी की बात की। और लास्ट में जो मैंने शुरू में ही इतना लंबा लेक्चर दिया है आपको डिफ्यूजन के बारे में, उसके बारे में बात करूंगा। सॉलिड दे नॉर्मली डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। बड़े रेयर केसेस होते हैं ना, एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर, बहुत ही रेयर केस होगा, आपको बहुत ही रेयर कोई शायद ध्यान में आएगा, मुश्किल है। और अगर मुझे लगता है कि इनमें अगर डिफ्यूजन हो भी पाती होगी तो उसका रीज़न होगा टेम्परेचर का बढ़ना या प्रेशर का बढ़ना। उसके कारण जो है शायद दो सॉलिड जो है आपस में डिफ्यूज़ हो सकते होंगे, लेकिन नॉर्मली उनको डिफ्यूज़ होना जो है बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड्स के साथ ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स जो हैं वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। मैं जैसा अभी बता रहा हूँ, लिक्विड्स जो हैं वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे, लिक्विड्स में सॉलिड्स भी डिफ्यूज़ हो जाएंगे, लिक्विड्स में लिक्विड्स भी डिफ्यूज़ हो जाएंगे, और लिक्विड्स में गैसेस भी डिफ्यूज़ हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स, मैं पहला आपको बता रहा हूँ, डिफ्यूजन ऑफ पहला सॉलिड
इनटू लिक्विड्स। मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी दी हैं आपको। मैंने नमक को डिस्कस किया था पानी में, मैंने वाटर को डिस्कस किया था और बहुत सारी। लेकिन साइंस लैब में आप व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट यू ऐड इट टू वाटर एंड जस्ट स्टर अ लिटर, नहीं भी स्टर करेंगे तब भी वो अपने आप ही डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे एक होमोजेनस सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, ठीक है। मैं अभी बता रहा था कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स की, क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट के या पोटेशियम परमैंगनेट के, और आप उसको पानी में डालते हैं और वो अपने आप ही एक होमोजेनस सोल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। और अगर मैं दूसरा केस बात करूं, ये डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स। अब लिक्विड इनटू लिक्विड्स तो हज़ारों आप डिस्कस कर सकते हैं। आम इनटू लिक्विड्स, घरों में आप एंटीसेप्टिक डेटॉल यूज़ करते हैं, पानी में डालते हैं। सेवलॉन यूज़ करते हैं, पानी में डालते हैं। आप ये फिनाइल यूज़ करते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं सफाई के लिए। और हमारे बहुत सारे भाई बंधु जानते होंगे अल्कोहल के बारे में, पानी में डालते हैं और वो डिफ्यूज हो जाता है। इस तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स। When we say gases into liquids, है ना, gases into liquids, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। समंदर में, नदियों में, तालाबों में मछलियां रहती हैं, मगरमच्छ रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जिनको जीने के लिए, जीवन तभी वहाँ पर जीवन के लिए वो संभावित क्षेत्र है ना, द पॉसिबल लाइफ इज पॉसिबल देयर। व्हाई? Because of presence of oxygen in water. So oxygen is present in water, that is why they can survive there. Fish, turtles, crocodiles, and there are several millions of organisms which are living in water. And how is their life possible in water? When we know that they need oxygen, they have to throw out carbon dioxide during respiration, even then they are surviving in water. How is it possible? तो बहुत सारे कारण हैं उसके, उनके अंग इस तरह से विकसित हुए हैं कि वो पानी में से उन गैसेस को ले लेते हैं सरवाइव करने के लिए जो उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब है पानी के अंदर कुछ गैसेस मौजूद हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन और बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी और गैसेस, ये सारी जो हैं ये पानी में मौजूद हैं। तो हमने 10 टोटल टॉपिक डिस्कस किए डिफरेंस के। पैकिंग, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शेप एंड वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, पार्टिकल मोशन, एनर्जी, डेंसिटी, डिफ्यूजन और रिजिडिटी डिस्कस करते वक्त मैंने फ्लूइडिटी भी डिस्कस की आपके साथ, और फिर मैंने आपको बताया डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स, लिक्विड इनटू लिक्विड्स, गैसेस इनटू लिक्विड्स। ये मैंने लिक्विड के कारण आपको बताया। और यही कंसेप्ट जो है आप गैसेस के साथ भी यूज कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो हम पढ़ चुके हैं, इनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। खैर, ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। मैं भावुक हो गया था थोड़ा सा बोस के बारे में बताते हुए, इसीलिए शायद ये ज़्यादा लंबा खिंच गया। मुझे शुरू प्लाज्मा से करना था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसा होता ही है। ये अचीवमेंट एक भारतीय की नहीं है, ये पूरे भारत की है, पूरे भारतवर्ष की है। तो खैर, हम इसके बारे में अब बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है बड़े अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, इफ़ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू लाइक द चैनल, द वीडियोज़, है ना। आप इनको पसंद कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारा एक मैथमेटिक्स का भी चैनल है जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स विद BR शर्मा, मैथमेटिक्स विद BR शर्मा। और इसमें मैथ्स से रिलेटेड 9th 10th के कॉन्सेप्ट्स हैं। आप इसको भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इनको इन सब वीडियोस का। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपकी सहायता कर पा रहा हूँ, आपकी मदद कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली एन्जॉइंग इट। Teaching is actually my passion and I'm really enjoying it. And let me tell you something, I'm getting a good response from you people. तो इससे बहुत बूस्ट मिलता है। तो मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। इन वीडियोस को बनाने के लिए कई बार मुझे रात को भी जागना पड़ रहा है, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ माय जॉब। आई एम रियली एंजॉइंग इट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी जिसने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए। गुड डे।